नमस्कार दोस्तों। अभी आज हम अगेन और एक सेशन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का। जो लोग लेवल 2 एंड लेवल 3 करना चाहते हैं, चैप्टर नंबर 5। जो चैप्टर नंबर 5 है उसका नाम है कपलांट। कैसे कपलांट यूज करना है, क्यों कपलांट यूज करना है, बहुत सारे उसके अलग अलग रीजंस है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अल्ट्रासोनिक साउंड एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बीम स्प्रेड जो होता है उसके बारे में पूरा डेप्थ में डिस्कस करेंगे। आई थिंक मेरी आवाज आ रही है, राइट? चैट बॉक्स में डालिएगा प्लीज। ओके, तो हम लोग आज जो ये चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रैक्टिकल के साथ भी थोड़ा बहुत हमको कोरिलेट करना है। यहाँ पे हम लोग जो है वो थ्योरी का पार्ट कवर कर रहे हैं। ओके, दूसरी बात, जो प्रैक्टिकल है ऑलरेडी हमारे गूगल ड्राइव में अवेलेबल है, तो वहां से लोग देख सकते हैं। ठीक है, जो लोग मेंबर है वो। ओके, पहला हमने चैप्टर डिस्कस किया, चैप्टर नंबर 1 एप्लीकेशन ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन में लेवल 1 का ड्यूटी के बारे में पूरा डेप्थ में डिस्कस किया। लेवल 1 है वो कैलिब्रेशन कर सकता है, लेवल 1 है वो एनडीटी को परफॉर्म कर सकता है। कौन सा एनडीटी? जिसमें उसके पास सर्टिफिकेट है वो लेवल 1 वही कर सकता है। लेवल 2 क्या कर सकता है? लेवल 2 जो है वो मेरे भाई परफॉर्म भी कर सकता है, कैलिब्रेशन भी कर सकता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा में एक्सेप्टेंस रिजेक्शन भी कर सकता है। ओके, उसके लिए उसके पास रिटर्न इंस्ट्रक्शन का किसी का जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो है। बाकी लेवल 1 को अगर एक्सेप्टेंस रिजेक्शन ऐसा बोलना है तो रिटर्न इंस्ट्रक्शन चाहिए लेवल 2 एंड लेवल 3 का। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। लेवल 2 है वो क्या कर सकता है? रिपोर्ट भी प्रिपेयर कर सकता है, राइट? तो रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा तो उसके लिए बहुत ये एक प्रॉफिट, और एक जनरली लोग इसी की वजह से तो लेवल 2 कर रहे हैं कि भाई सब अथॉरिटी मिले। एक लेवल 2 है वो रिजल्ट भी बना सकता है, रिजल्ट एक्सेप्टेंस रिजेक्शन कोड स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बोल सकता है, थ्रू आउट फेमिलियर भी होता है। उसके बाद वो जनरली गाइड भी कर सकता है। किसको गाइड कर सकता है? लेवल 1 को। यस, लेवल 1 को गाइड कर सकता है कैसे काम करना है, क्या काम किधर भी फंसा है, कौन कौन सी जगह पे तुम फंसे हो, वो वहां पे वो सॉल्व कर सकता है। ठीक है, लेवल 3 क्या कर सकता है? लेवल 3 लेवल 1 लेवल 2 दोनों को ट्रेन भी कर सकता है, दोनों को सर्टिफाइड भी कर सकता है। उसके बाद आई विजन सर्टिफिकेशन है उसमें भी क्लियर कर सकता है। उसके बाद वो कोई भी मेथड को डेवलप कर सकता है, कोई कौन सा मेथड कहाँ पे यूज करना है वो भी डिसीजन लेवल 3 ले सकता है। तो बहुत सारे उसके वाइड स्कोप है लेवल 3 के। ठीक है, तो ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो आज हम और एक आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 में। ऑलरेडी 2 में भी हमने क्या डिस्कस किया? अल्ट्रासोनिक प्रिंसिपल के ऊपर, कि भाई अल्ट्रासोनिक प्रिंसिपल है वो वाइब्रेशन प्रिंसिपल पे काम करता है। जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, हमारा आंख है, हमारा कान है, वो कहां से 20 साइकिल पर सेकंड से लेके 20,000 साइकिल पर सेकंड, अदरवाइज लोग ऐसा बोलते हैं 20 हर्ट्ज से लेके टू 20,000 हर्ट्ज तक ही हम लोग सुन सकते हैं। ठीक है, हम लोग उसी को, इतना वाइब्रेशन होता तो ही वो हम लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों को अल्ट्रासोनिक टेस्ट है, उसके बाद का फ्रीक्वेंसी चाहिए 20,000 किलो, मतलब 2 मेगा हर्ट्ज, 2 × 10⁶ हर्ट्ज। इतना वाइब्रेशन मतलब बहुत डेंजर वाइब्रेशन। एक पियानो वायर होता है, वो पियानो वायर के अंदर ऐसे वो केबल होता है ना, वायरिंग सिस्टम, पियानो सिस्टम होता है ऐसा वायर, उसको वाइब्रेट करते हैं तो वो कितना वाइब्रेट होता है एक सेकंड में? 4,100 हर्ट्ज, उतना वो वाइब्रेट होता है। तो वो जो वाइब्रेशन है उतना होता है, तो हम लोगों को वो आवाज से सुनाई देता है, अच्छे से रिंगटोन में समझ में आ जाता है, राइट? लेकिन लेकिन मेरे को इतना उससे भी ज्यादा 2 × 10⁶, इतना बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी, हाई हर्ट्ज, हाई वाइब्रेशन, उतना वाइब्रेशन हम लोग देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते। हम लोग सुन सकते हैं तो 20 से लेके 20,000 के तक। ठीक, हर्ट्ज, सॉरी नॉट के तो ऑलरेडी हमने कर दिया है, हर्ट्ज तक उतना हम लोग उस उतना ही हम लोग देख सुन सकते हैं। ठीक है, उसके आगे का जो वाइब्रेशन है वो हम लोगों का कैपेसिटी से बाहर जाता है, और वो जो है वो उसके आगे का वाइब्रेशन है उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। और वही अल्ट्रासोनिक प्रिंसिपल के ऊपर हम लोग काम करते हैं, उसी का वजह से हम लोग, उसी के हिसाब से हम लोग डिसकंटिन्यूटी हमारी सीआरटी स्क्रीन के ऊपर फाइंड कर सकते हैं। वो हमने ऑलरेडी चैप्टर 2 में डिस्कस किया। चैप्टर 3 प्रैक्टिकल बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उसमें इको कैसे दिखाता है, इक्विपमेंट का कंट्रोल कैसा होता है, मेनू कैसे होते हैं, वो बार डिस्कस किया। चैप्टर नंबर 4 में वेव प्रोपोगेशन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया। वेव प्रोपोगेशन 4 टाइप के हैं। पहला कौन सा है?
लॉन्जिट्यूडिनल। दूसरा कौन सा है? ट्रांसवर्स या तो शियर वेव, राइट। शियर वेव। लॉन्जिट्यूडिनल है वो नॉर्मल प्रोब में यूज होता है, शियर वेव है वो एंगल प्रोब में यूज होता है। तीसरा कौन सा है? तीसरा सरफेस वेव, राइट। सरफेस वेव, उसके बारे में भी हमने पूरा डेप्थ में डिस्कस किया। तो कि भाई लॉन्जिट्यूडिनल वेव है वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है, जिसका डायरेक्शन रहता है उसके हिसाब से। लेकिन यही शियर वेव जो है वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट होता रहता है, ऊपर नीचे ऐसा, और वो सीधा वाइब्रेट होता है वो। लेकिन अगर सरफेस वेव की बात करें तो हमको सेकंड क्रिटिकल एंगल में जाना है। कहां पे जाना है? सेकंड क्रिटिकल एंगल में। समझो मैं सेकंड क्रिटिकल एंगल इतना सारा एंगल उसको करूं ताकि वो लॉन्जिट्यूडनल वेव इस साइड वहे और शियर वेव यहाँ पे वहे, तो उसको बोलते हैं शियर वेव। जब 90 डिग्री में, मतलब एग्जैक्ट AM1 है, AM2 है, समझो M1 ऑयल है, M2 स्टील है, तो एकदम सरफेस के ऊपर वहेगा, तो उसको सरफेस वेव बोलते हैं। उसको सेकंड क्रिटिकल एंगल पे वो करता है, वो भी हमने पूरा डेप्थ में चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन के बारे में भी पूरा डेप्थ में डिस्कस किया। तो आइए मेरे दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कपलांट, अल्ट्रासोनिक साउंड एनर्जी एंड मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक में बारे में। वेल्डिंग एंड एनडीटी सर्विस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विशाल धामेलिया। हमारा यूट्यूब चैनल है वेल्डिंग नॉलेज, वहां पे लाइन बाय लाइन, चैप्टर बाय चैप्टर बहुत सारे अवेलेबल वीडियो है। यहाँ पे आपको मेंबरशिप लेना है तो 499 में लाइफ टाइम मेंबरशिप। कैसा मेंबरशिप? लाइफ टाइम मेंबरशिप, एक ही बार पेमेंट, बस लाइफ टाइम जो भी जितना भी मैं वीडियो करेगा वहां पे अवेलेबल रहेगा, आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है। ओके, कपलांट एंड अल्ट्रासोनिक साउंड एनर्जी। कपलांट एंड अल्ट्रासोनिक साउंड एनर्जी के बारे में हम लोग आज थोड़ा डेप्थ में जाते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी पर्पस कैसा? प्राइमरी मतलब मेन फंक्शन, मेन उसका काम, प्राइमरी फंक्शन ऑफ कपलांट इज प्रोवाइड द सूटेबल साउंड पाथ बिटवीन ट्रांसड्यूसर एंड टेस्ट सरफेस। अगर मैं यहाँ पे कपलांट नहीं लगाया तो क्या होगा? अगर कपलांट नहीं लगाया तो लोचा ये होगा कि भाई मेरा जो मटेरियल है, साउंड पाथ है, वो एयर के अंदर उसका वाइब्रेशन, अल्ट्रासोनिक साउंड जो है एयर के अंदर कैसा है? जीरो है। जीरो। उसका रीजन क्या है? क्योंकि भाई वो एयर का डेंसिटी जीरो है। एयर का डेंसिटी जीरो है तो उसमें भाई बहेगा कैसे? उसमें पास कैसे होगा? इसी की वजह से हम लोगों को, समझो ये मेरा स्पेसिमेन है या ऑब्जेक्ट बोलते हैं, कुछ लोग जॉब बोलते हैं, यहाँ पे हम लोगों को कपलांट इसके लिए डालना जरूरी है क्योंकि ट्रांस इसके अंदर से ऐसा वेव्स तो निकलेगा ना। वो वेव्स अगर यहाँ पे एयर आ गया, ये एरिया में एयर आ गया, समझो ये दूसरा, मैं दूसरा कलर से कर रहा हूँ, ये बीच में एयर आ गया, तो एयर में वो तो हमारा एनर्जी जीरो हो जाएगा। इसके अंदर शायद कुछ जा ही ना पाए। अगर जाएगा ही नहीं तो हमको डिस्क्रिप्टिविटी का घंटा मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो उसी की वजह से हम लोगों को यहाँ पे ये जो मैंने दिखाया ना कपलांट, तो कपलांट यहाँ पे मैं ड्रॉ किया है, तो वहां पे आपको कपलांट डालना जरूरी है। कपलांट के अंदर भले ही वेलोसिटी थोड़ा कम है, लेकिन कम से कम वेलोसिटी तो थोड़ा है, राइट। और एयर में क्या है? जीरो है। उसी की वजह से यहाँ पे अगर जाएगा तो थोड़ा बहुत अंदर घुसेगा, अंदर एनर्जी जाएगा, ठीक है, इसी की वजह से। ओके, तो हम लोग पॉइंट बाय, तो प्राइमरी पर्पज ऑफ कपलांट इज प्रोवाइड द सूटेबल साउंड पाथ, एक अच्छा सा साउंड पाथ देगा, ठीक है, बिटवीन किसके अंदर, किसके साथ में? तो कि ये ट्रांसड्यूसर और ये टेस्ट स्पेसिमेन, जो टेस्ट स्पेसिमेन है, टेस्ट सरफेस है, उसके बीच में, ये टेस्ट सरफेस हो गया, ये टेस्ट ये ट्रांसड्यूसर हो गया, ये दोनों के बीच में एक साउंड पाथ जनरेट करेगा और वो देगा ट्रांसड्यूसर एंड टेस्ट सरफेस। ओके, कपलांट मस्ट इफेक्टिव वेट। ओके, कपलांट मस्ट, मस्ट यहाँ पे लिखा है, इफेक्टिव होना चाहिए। अगर इफेक्टिव ही नहीं है कपलांट तो कुछ काम का नहीं है। अगर कपलांट कुछ इफेक्टिव नहीं है, कपलांट के अंदर ये वेव्स नहीं आने दे रहा है, कपलांट जो है वो वेलोसिटी को पास नहीं होने दे रहा है, कपलांट जो है वाइब्रेशन ही होने नहीं दे रहा है, तो काम का क्या? कुछ काम का नहीं है। तो इसी की वजह से यहाँ पे क्लियर लिखा है कि कपलांट मस्ट इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव होना चाहिए, वेट और टोटली कॉन्टेक्ट बोथ सरफेस एंड ट्रांसड्यूसर ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन, दोनों का एकदम मस्त से चिपक जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो चिपक गया है, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। कपलांट शुड हैव बिलो प्रॉपर्टी। कपलांट के अंदर यहाँ पे जो नीचे अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं उतना प्रॉपर्टी तो होना ही चाहिए। पहला प्रॉपर्टी क्या है? कपलांट मस्ट रिमूव ऑल एयर। अगर एयर रहेगा तो क्या होगा? वेलोसिटी ही नहीं जनरेट होगा, वह वाइब्रेशन ही जनरेट नहीं होगा, वाइब्रेशन अंदर घुसेगा ही नहीं।
तो उसी की वजह से कपलांट मस्ट रिमूव ऑल एयर फ्रॉम बिटवीन द सरफेस एज अ एयर इज वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ द साउंड। तो ये जो सरफेस हमारा है स्पेसिमेन का, वो जो सरफेस है उसके बीच में और ट्रांसड्यूसर के बीच में, ये दोनों के बीच में हमारा एयर नहीं रहना चाहिए। एयर रहेगा तो क्या होगा, कांड ये होगा कि एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं होगा। एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा फिर सीआरटी साहब इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई दिखाई नहीं रहा है, सब ओके है, घंटा ओके है, समझे, इसमें तो एयर आ गया है, समझे। इसके लिए यहां पे लिखा कपलान मस्ट रिमूव ऑल एयर, एयर को रिमूव करना ही चाहिए, ठीक है। आगे दूसरा क्या है, कपलान फिल्स इन एंड स्मूथ आउट ऑफ इरेग्युलरिटीज। अभी यहाँ पे देखो कपलान में एक कपलान दिखा रहा हूं, यहाँ पे देखो ये इरेग्युलरिटी है, राइट, ये सब फिल कर दिया ना कपलान ने। ये काला काला कलर का जो है वो कपलांट है, ये काला काला कलर का है वो कपलांट है। तो इरेग्युलरिटी है, सरफेस के अंदर रफनेस है, तो वो फिल कर देगा ताकि हमारा जो प्रोब है, ट्रांसड्यूसर है, वो अच्छे से घूमे, ठीक है। तो ये फिल कर देने का काम है उसका। तो उसके लिए यहां पे लिखा कपलांट फिल इन एंड स्मूथ आउट इरेग्युलरिटी ऑन द सरफेस ऑफ द टेस्ट पार्ट। मतलब टेस्ट पार्ट के ऊपर, समझो मुझे ये बोलो लॉन्ग सिम के अंदर मुझे यूटी करना है, लेकिन वहां पे बहुत सरफेस का सारा चीज है, वहां पे स्पैटर है, बहुत सारा चीज है, तो क्या मेरा कपलांट है वो घूमेगा, कपलांट नहीं सॉरी, ये ट्रांसड्यूसर अंदर घूम पाएगा, घूमेगा लेकिन हमको परेशान करेगा वो, है ना। तो इसी की वजह से यहाँ पे लिखा है वो फिल हो जाना चाहिए, वो छोटा छोटा स्मूथनेस है, रफनेस है, वो फिल हो जाएगा तो ऊपर का सरफेस स्मूथ हो जाएगा तो अच्छा चलेगा। ओके, कपलांट हेल्प्स इन अ मूवमेंट ऑफ द ट्रांसड्यूसर ओवर द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट टेस्टिंग। मतलब कपलांट हेल्प क्या हेल्प करेगा, मूवमेंट ऑफ द ट्रांसड्यूसर, अदरवाइज हमको फीका सा कपलांट महसूस होगा, ऐसे थोड़ा जल्दी से रुक रुक के चलना पड़ेगा, राइट। तो हमने देखा था ना कल प्रैक्टिकल देखा, उसमें क्या था, नॉर्मल प्रोब आप प्लेट के ऊपर घिस रहे थे, तो क्या हुआ, आपको और ज्यादा पानी डालना पड़ रहा था, क्यों, अगर पानी नहीं डालेंगे और सीधा ही करेंगे तो कपलान तक तो घिस जाएगा, ऊपर से अंदर एनर्जी भी नहीं जाएगा, राइट। और कपलान ऊपर से वो इरोइड, इरोइड तो नहीं बोलेंगे, वो क्या हो जाएगा, घिस जाएगा, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, घिस गया, इरोड हो गया, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। उसी की वजह से कपलांट हेल्प क्या करेगा, हेल्प करेगा, मूवमेंट, स्मूथ मूवमेंट करेगा, मस्त चकाचक मूवमेंट होगा, राइट, ऐसा मूवमेंट होगा, तो ऐसा होना चाहिए। ओके, अ प्रैक्टिकल कपलांट मस्ट बी इजी टू अप्लाई, प्रैक्टिकली ऐसा कपलांट होना चाहिए कि इजी अप्लाई होना चाहिए और इजीली रिमूव भी होना चाहिए। अगर इजीली अप्लाई होगा तो अच्छा बात है ना, वरना ऑयल है, ऑयल उसमें क्या होगा, जनरली हम लोग ऑयल कम यूज करते हैं, राइट, कपलांट के तौर पे हम लोग पानी यूज करते हैं या तो फिर क्या करते हैं, ग्रीस यूज करते हैं, राइट। अगर छोटा मोटा पार्ट है और थोड़ा ही काम है तो ग्रीस यूज करते हैं। तो ग्रीस हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि वो जल्दी से अप्लाई हो जाता है और रिमूव भी अच्छे से हो जाता है, थिनर वगैरह क्लीनर से भी क्लीन कर सकते हो आप। और ऑयल को, वो क्लीनर थिनर आपका पैसा ज्यादा जाएगा उसको क्लीन करने में, ऊपर से पानी से धोओगे ना तो भी नहीं वो निकलेगा। ऑयल थोड़ा चिपकता रहेगा, स्निग्धी है, राइट, विस्कस है, वो चिपक के रहेगा, उसी की वजह से। लेकिन कपलांट क्या ना होना, कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिकल कपलांट मस्ट बी इजीली अप्लाई, जल्दी से अप्लाई भी हो जाना चाहिए, जल्दी से रिमूव भी होना जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक तो काम हम क्यों कर रहे हैं, ये कपलांट तो एक तो काम का तो चीज है ही नहीं मटेरियल के ऊपर, लेकिन यूटी के लिए हम लोग डाल रहे हैं, अल्ट्रासोनिक टेस्ट करना है उसके लिए हम डाल रहे हैं, तो जल्दी से डाल भी देना चाहिए, जल्दी से रिमूव भी होना चाहिए, राइट और रॉन्ग। ओके, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने एक कपलांट दिखाया गया है, यहाँ पे एक ट्रांसड्यूसर बोलो या प्रोब बोलो, जो भी, मैंने दोनों नाम डाले हैं अंदर ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। एक कपलांट है, एक अलग अलग कलर का, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिमेन कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, कुछ लोग जॉब बोलते हैं, कुछ लोग लॉन्ग सिम, कुछ लोग शॉर्ट सिम, जो भी बोलो आप। तो यहाँ पे ऐसा हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा अलग से कलर में दिखाया गया है, ये प्रोब है, कपलांट है, ये टेम्पलेट है, वो थोड़ा बहुत घुसने के लिए यहाँ पे देखो ऐसा करके ऐसा रिटर्न आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑयल और वाटर मिक्स्ड विथ ग्लिसरीन, 2 पार्ट ऑयल एंड 1 पार्ट ग्लिसरीन।
ऐसा भी कपलान लोग बनाते हैं भाई। आजकल मार्केट में बहुत जितना पैसा दोगे वैसा कपलान मिलेगा आपको। आजकल तो ऐसा भी कपलांट अवेलेबल है, उसको एक बार डालो फिर उसको निकालने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सूख जाएगा, वो एटमॉस्फेरिक में निकल जाएगा। ऐसा भी कपलांट, पैसा पैसा जैसा दोगे वैसा आपको कपलांट मिलेगा। तो जनरली लोग क्या करते हैं, ऑयल एंड वाटर का मिक्सअप करते हैं, उसमें 2 पार्ट वाटर या तो 2 पार्ट ऑयल के रहेंगे और 1 पार्ट उसका ग्लिसरीन का रहेगा। ऐसा भी एक कपलांट आता है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। आर कॉमनली यूज्ड ऑफ अ कपलांट। इवन द वॉलपेपर पेस्ट हैज एडवांटेज ऑफ द एडवांटेजेस एज ए कपलांट। तो वॉलपेपर जो है वो भी वॉलपेपर पेस्ट आता है, ठीक है, पेस्ट वॉलपेपर पेस्ट आता है, वो भी कपलांट के तौर पे हम लोग यूज करते हैं। तो ये भी एक अच्छा चीज है, ठीक है। ओके, हेवियर कपलांट सच एज ग्रीस और हेवी ऑयल कैन बी यूज्ड इन रफ एंड वर्टिकल सरफेस। अगर मुझे ये बोलो ये मेरा वॉल है, ये वॉल पे मुझे यूटी करना है, तो ये पानी डालेगा तो रुकेगा? पानी तो नीचे गिर जाएगा, राइट। तो उस टाइम पे वो पानी काम का नहीं है, उस टाइम पे वो कपलांट नहीं काम आएगा। इसके लिए आपको हैवी कपलांट लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ ना, ये ग्रीस देखो, ये जो ग्रीस है ये देखो, ये गिरेगा? ये नहीं गिरेगा, एक बार चिपक गया तो चिपक गया, फिर निकालोगे तभी निकलेगा, राइट। तो वर्टिकल जैसा सरफेस है जहां पे कपलांट रुकने का हमारा काम है, कपलांट थोड़ा रुक जाए वैसा काम है, ओवरहेड पोजीशन है उसमें यूटी करना है, तब वर्टिकल पोजीशन में है उसमें यूटी करना है, तब पानी रुकेगा? नहीं रुकेगा। तो उसी की वजह से उस टाइम पे हैवी थोड़ा कपलांट आपको यूज करना पड़ेगा। एज ए यूटी टेक्नीशियन आपको ये सब चीज पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं है ना तो आपको किधर से भी घुमा के वो फंसा सकता है कोई भी आदमी, ठीक है। इसके लिए मैं ये छोटा छोटा चीज समझा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। स्पेशली formulated liquid and paste couplant are also available from ultrasonic equipment manufacturer। देखो स्पेशली फॉर्मुलेटेड, तो यहाँ पे देखो अलग अलग टाइप का कपलांट यहाँ पे दिया गया है। वैसा भी मैन्युफैक्चरर बनाता है बहुत सारा अल्ट्रासोनिक इक्विपमेंट। जो मैन्युफैक्चरर होता है ना वो अलग अलग कपलांट बनाता है। जैसा पैसा दोगे वैसा आपको कपलांट मिलेगा। उसके अगर ज्यादा ज्यादा पैसा दोगे तो और अच्छा कपलांट मिलेगा, कम पैसा दोगे तो पानी तो है ही, बिना बिना पैसे दिए, ठीक है, पानी यूज कर लो। ओके, लेकिन सब जगह पानी नहीं यूज करना है, वो भी एक प्रॉब्लमेटिक है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि कुछ कपलांट में कुछ हम अल्ट्रासोनिक टेस्ट कर रहे हैं और समझो डुप्लेक्स में मैं कर रहा हूँ या निकल बेस एलॉय में मैं कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे मैं पानी यूज करेगा तो चलेगा? नहीं चलेगा। हाँ, पानी पानी का टेस्टिंग होना चाहिए, वो सब चीज होना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे आपको ऐसा कपलांट यूज करना पड़ेगा जो क्लोरीन उसमें ना हो, कम हो, सल्फाइड फॉस्फेट वो सब चीज कम हो वैसा। क्योंकि पानी के अंदर क्या है, पानी के अंदर क्लोरीन ज्यादा होता है, ठीक है, क्लोरीन है, सल्फर है, वो सब चीज कचरा चीज वहां ज्यादा रहता है। और वो क्या करेगा, वो कार्बन स्टील जो स्टेनलेस स्टील है उसके ऊपर डालेंगे तो स्टेनलेस स्टील के अंदर का क्रोमियम है, क्रोमियम उसको खींचेगा, उसको खींच के वो क्रोमियम कार्बाइड, क्रोमियम सल्फाइड, क्रोमियम क्लोराइड ये सब चीज बना के क्रोमियम साला लेके चला जाएगा। एक तो हमने पैसा ज्यादा दिया डुप्लेक्स में, स्टेनलेस स्टील में हमने पैसा ज्यादा दिया है, राइट, ज्यादा दिया है किसमें, क्योंकि ज्यादा क्रोमियम आए। क्रोमियम का काम क्या है, कोरोजन को रेजिस्ट करना। ऊपर से आप ऐसा यूटी करने के लिए घनचक्कर जैसा कपलान डाल रहे हो तो वो तो क्रोमियम लेके निकल जाएगा, तो प्रॉब्लम। और क्रोमियम गया हमारे मटेरियल से तो क्या होगा, कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो उसी की वजह से कपलांट सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके लिए आपको ये सब चीज समझना पड़ेगा। इन सर्कमटेंस वेयर द लिक्विड इन पेस्ट अनडिजायरेबल, सम जगह पे circumference where the use of the liquid and paste undesirable, मतलब कुछ कुछ ऐसी जगह होता है वहां पे आप लिक्विड नहीं यूज कर सकते। कुछ कुछ जगह ऐसा होता है कि आप पेस्ट यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके अलग अलग रीजंस होते हैं बहुत सारे, वहां पे आग लगने का चांस है। चलो तब क्या करोगे, लिक्विड नहीं यूज कर सकते ना। तो ऐसी जगह ऐसी होती है जहां पे ये सब चीज नहीं यूज कर सकते, उस टाइम पे थिन रबर एंड रबर लाइक मटेरियल में बी यूज, उसका भी एज अ कपलांट के तौर पे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन ऑल केसेस द कपलांट शुड बी थिन एज अ पॉसिबल। जितना पतला कपलांट रहेगा उतना अच्छा है, अच्छा है ना, उतना हमारा एनर्जी लॉस कम होगा, उतना जल्दी से एनर्जी हमारा ट्रांसफर होगा। जितना ज्यादा कपलांट, मोटा कपलांट में यहाँ पे मोटा लगा दूं, बहुत मोटा कपलांट लगा दूं तो क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा, ज्यादा एनर्जी लॉस होगा तो प्रॉब्लम हमको। इसके लिए जितना पतला कपलांट है, हम हमारा काम क्या है, कपलांट लगाते क्यों है, पहले तो एयर को रिमूव करने के लिए, राइट। और एयर को रिमूव करने के लिए एक छोटा सा छोटा कपलांट लगा देंगे तो भी चल जाएगा ना, है?
तो इसके लिए लिखा है यहाँ पे कि जितना पॉसिबल हो सके उतना कैसा रखना है, पतला रखना है। थीन मतलब पतला, एकदम पतला रखना है, राइट। तो उससे हमारा को फायदा है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ द कपलांट इज एक्सेसिव, अगर कपलांट एक्सेस मतलब ज्यादा यूज कर दिया, लौंदा का लौंदा बोलते हैं हम लोग, इतना लौंदा क्यों लगा दिया, इतना बहुत ज्यादा क्यों लगा दिया, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, है ना। तो इतना ज्यादा लगा दोगे, इट मे एक्ट एज अ वेज एंड अल्टर डायरेक्शन ऑफ द साउंड बीम, साउंड बीम का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। साउंड देखो, हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया कि हमारा लॉन्जिट्यूडनल वेव, हमारा शेयर वेव, वो जब ट्रांसफर होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम, एक्रोस्टिक इंपीडेंस जो है उसमें अलग अलग होता है, तो जैसे ही ट्रांसफर होता है तो उसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका एक्रोस्टिक इंपीडेंस भी अलग है, और जैसे ही वेलोसिटी अलग हो जाएगा उसकी वजह से उसमें रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन होने का चांसेस है। और ज्यादा अगर कपलान लगा दोगे तो ऐसा समझेगा ये दो मीडियम समझेगा, ये एक मीडियम और दूसरा मीडियम। जैसे ही एक मीडियम से एनर्जी हुआ दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हुआ तो वहां पे एनर्जी जो सीधे डायरेक्शन में जाता था शायद टेढ़ा मेढ़ा और एंगल में भी जाए। और यही चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, बीम स्प्रेड का थ्योरी जो है वो हम डिस्कस करेंगे, तो हम लोग में समझाएगा उसमें, ठीक है। बीम स्प्रेड क्या होता है वो मैं करवाएगा। ओके, तो यहाँ पे इसके लिए लिखा है मोटा कपलांट आपको यूज नहीं, मोटा मतलब ज्यादा थिक थिक कपलांट आपको यूज नहीं करना है। हाँ, जितना हो सके पॉसिबल है उतना थिन पतला यूज करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, कपलांट के बारे में डिस्कस कर लिया। अभी हम डिस्कस करते हैं सरफेस का। ये जो हमारा जो भी मटेरियल का हमको वो करना है, जो भी मटेरियल का हमको क्या करना है, अल्ट्रासोनिक करना है, उसका सरफेस तो क्लीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सरफेस ही क्लीन नहीं होगा, लेकिन मैनेजर बोल देगा साहब हमारा मैनेजर बोल रहा है तो आप नहीं करोगे तो हम कंप्लेन करेंगे, राइट। ऐसा होता है ना, आप जाते हैं, आप साइट पे जाते हैं तो आपको तो पता है। कल कॉल आया एक बंदे का, यहाँ पे अंकलेश्वर का ही बात है। सर वो यूटी करना है, वो एक प्लेट है उसका, सिंपल है प्लेट है। ठीक है, फोटो भेजो। मैं कल आ जाते हैं हम लोग, 10 बजे इंजीनियर को भेज देते हैं। तब फोटो आया तो पता चला वो तो सरफेस पूरा रस्टेड कस्टा कसरा चीज है। तो मैं बोला भाई इसको पहले आप क्लीन करो, क्लीन करने के बाद बोलो। तो आप क्लीन करना पड़ेगा, हाँ क्लीन तो करना पड़ेगा, सरफेस मिनिमम तो क्लीन, मेरा प्रॉब चले उतना तो क्लीन करना ही पड़ेगा। तो बोलता है तब तो एक दिन लग जाएगा, एक काम करो एक दिन के बाद आओ। आप समझो, सीरियसनेस समझो। वो सीधा बोला लेता, वहां पे सीधा हम चले जाते तो क्या होता, कांड हो जाता। कांड क्या होता, वहां पे हम लोग काम ही नहीं कर पाते। देखो इसी की वजह से ये टॉपिक जो है इसमें लिखा है द सरफेस ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन कैन ग्रेजुअली अफेक्ट द अल्ट्रासोनिक वेव प्रोपगेशन। तो सरफेस जो है ना वो भी एक इफेक्ट करता है अल्ट्रासोनिक वेव प्रोपगेशन में। द रफ सरफेस कैन कॉज द अनडिजायरेबल इफेक्ट सच एज रिडक्शन ऑफ द डिसकंटिन्यूटी एंड बैक सरफेस एम्पलीट्यूड ड्यू टू द डिस्टोर्शन ऑफ द वेव डायरेक्शन। तो ये मैं अभी एक एक पॉइंट समझाता हूं। बैक सरफेस हम वो बोलते हैं ना, बैक वाली को आ रहा है, ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है, बहुत सारे इको दिखा रहा है, उसका रीजन क्या। देखो अगर स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे देखो फ्लैट एंड स्मूथ सरफेस दिखाया है, राइट। यहाँ पे फ्लैट एंड स्मूथ सरफेस है, ये ब्लैक कलर का है वो कपलांट है, ठीक है। यहाँ पे जो ब्लैक कलर का बीच में दिखाया है ना वो कपलांट है, वहां पे कपलांट लगाया है, और ये सरफेस एकदम स्मूथ है। इसके लिए इसका बेस्ट चीज मिलेगा। और बेस्ट कैसा मिलेगा, देखो ये पहला यहाँ से जैसे ही ट्रांसफर हुआ तो ये फर्स्ट इको मिलेगा, इनिशियल इको बोलते हैं, राइट। इनिशियल इको हम लोग भाई सीखा है ना, कैलिब्रेशन किया है तो हमने सीखा था ना, पहला इको कैसा मिलेगा, दूसरा इको कैसा मिलेगा, कैलिब्रेशन का, नॉर्मल प्रोब का कैलिब्रेशन, एंगल प्रोब का कैलिब्रेशन, याद है कि भूल गए आप। हाँ याद है ना, जोर से बोलो भाई। ओके, तो देखो जब स्मूथ सरफेस होगा तब आपको यहाँ पे इनिशियली को मस्त चकाचक मिलेगा। दूसरा इको डिसकंटिन्यूटी होगा तो ये भी एकदम शार्प इको मिलेगा, एकदम मस्त चकाचक इको मिलेगा। लेकिन जैसे ही बैक इको मिलेगा वो भी ऐसे अच्छे से मिलेगा। लेकिन यही चीज अगर यहाँ पे सरफेस ऐसा कचरा है, देखो ऐसा कचरा सरफेस है तो उसमें कपलान घुस गया है, ये ब्लैक कलर का कपलान उसमें घुस गया है। लेकिन यहां से रेज निकलेंगे, सीधा निकलेगा तो ठीक है, लेकिन यहां से निकलेंगे तो यहाँ पे तो ऐसा एंगल बन गया ना, तो इसके लिए वो ऐसा जाएगा। यहाँ पे ऐसा एंगल बन गया, इसके लिए ऐसा जाएगा। यहाँ पे ऐसा एंगल बन गया, इसके लिए ऐसा जाएगा। यहाँ पे ऐसा एंगल है तो यहाँ ये जो रेज आया इससे ऐसा जाएगा। मतलब यहाँ पे कुछ कांड ऐसा होगा
कि उसको एंगल बन जाएगा, इसमें स्प्रेड जो है वो कचरा चीज बन जाएगा, स्प्रेडिंग हो जाएगा, बहुत सारा स्प्रेड हो जाएगा। इसके लिए ये थोड़ा तो ठीक है, बेस से थोड़ा ठीक है, लेकिन ये तो रफ सरफेस है। देखो ऐसा 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 दिया है, वो अगर ऐसा सरफेस होगा, इसमें कपड़ान घुस गया सब जगह पे, लेकिन जब आप मटेरियल के अंदर से यहां से जैसे ऐसे जाएगा तो शायद ऐसा ऐसा रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे दिखाया है, राइट। ऐसा अगर होगा तो सीआरटी स्क्रीन में क्या इफेक्ट होगा वो मैं आपको भी समझाने जा रहा हूं। देखो यहाँ पे बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला इको मस्त चकाचक मिला, फिर दूसरा डिसकंटिन्यूटी का मिला, तीसरा ऐसा, लास्ट इको मतलब बैक सरफेस इको लास्ट में मिल गया, तो ये आ गया। अभी कुछ लोग बोलते हैं फ्रंट सरफेस क्या है, तो भाई ये पहला जब थिकनेस है आपका, उसके हिसाब से आपको पहला इको मिलेगा। वो फर्स्ट जो आपको इको मिला उसको फर्स्ट इनिशियल इको बोलते हैं। किसका, कौन सा इको बोलते हैं? इनिशियल इको, ठीक है। दूसरा ये डिसकंटिन्यूटी का इको है। कोई भी समझो आपका 15 mm थिकनेस है, तो ये 13 mm में मिला, तो ये डिसकंटिन्यूटी का, लेकिन उसका ऐसा शार्प मिलेगा, राइट। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी तीसरा जो बैक सरफेस लास्ट वाला इको है वो अच्छे से मिलेगा, वो एकदम समझो यहाँ पे ऐसा कोई जॉब है, ऐसा कोई जॉब है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा जाके ऐसा रिटर्न आएगा, तो लास्ट में बैक सरफेस इको मिलेगा। ओके, अभी ये रफ सरफेस है तो उसका इको कैसे मिलेगा वो मैं आपको बोलता हूँ। पहला इको है ना, आपको फर्स्ट इनिशियल इको ऐसा ऐसा शायद मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये तो रफ सरफेस है। अभी डिसकंटिन्यूटी का इको आपको ऐसा मिलना चाहिए था, मिलेगा, ऐसा मिलेगा, लेकिन मिलना कैसा चाहिए था आपको? ऐसा मिलना चाहिए था, ऐसा ये जो है ना वैसा आपको मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं मिला। देखो एकदम छोटा सा मिला, एकदम छोटा सा, इतना ही मिला, राइट। ये तो बहुत कंफ्यूज, ऐसा भी हो सकता है शायद वो ऐसा ऐसा करके ऐसा मिक्स हो जाए, ऐसा भी हो सकता है ऐसा करके मिक्स हो जाए, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार डिसकंटिन्यूटी ऐसा नहीं है साहब, जब ओके एक्सेप्टेड ऐसा करके आप आगे भाग जाएंगे और बोले, और डिसकंटिन्यूटी वहां रहेगा, रेडियोग्राफी करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे कि ये तो कांड हो गया, आपने क्रैक पकड़ा ही नहीं, वहां पे तो क्रैक था, राइट। या तो डिसकंटिन्यूटी था, इरेगुलर डिसकंटिन्यूटी था, जो भी है, समझे आप। तो मेरे भाई यहाँ पे लोचा ये होगा, अगर रफ सरफेस है तो आपका ये डिसकंटिन्यूटी मिस होने का चांसेस है। इसी की वजह से हम बोलते हैं ना क्लीन करो, लेकिन मैंने तो सऊदी में तो ये सब चेक देखा है, सऊदी में देखा, दुबई में देखा, बहरीन में, ये सब बराबर हमने काम करते हुए देखा। लेकिन इंडिया में क्या होता, मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है, तुम करोगे, नहीं करोगे तो बोलो, सीधा मुंह पे बोलो, मैं कंप्लेन करता हूँ, नहीं करोगे ऐसा, मैं मेरे मैनेजर को कंप्लेन करता हूँ ना। या हम लोग अगर बोल भी देते हैं ना, नहीं करेंगे साहब, ये रफ सरफेस से हम नहीं करेंगे, पहले उसको क्लीन करवा, ठीक है, मैं मैनेजर को कॉल करता हूँ, फिर मैनेजर का कॉल आएगा, भाई क्या है, क्या आपको चर्बी चढ़ गई है, क्यों नहीं कर रहे, ऐसा बात करते हैं। यहाँ पे क्वालिटी का नाम से बहुत सारे लोग ऐसे कचरे भरे हुए हैं ना, उसी की वजह से हमारा नाम खराब हो रहा है इंडिया का। तो हम लोगों को ये इंप्रूव करना है। जब हम ही लोग डट जाएंगे, नहीं साहब इसमें रीजन आपको समझाना पड़ेगा, आपको रीजन भी समझाने आता होना चाहिए। सर कोई डिसकंटिन्यूटी होगा तो मिस होने का चांसेस है, इसके लिए सर मैं आपको बोल रहा हूं कि रफ सरफेस है उसका थोड़ा क्लीन कर दो। मैं थोड़ा भी एक्सेप्ट करके आगे करवाता हूं, मतलब थोड़ा बहुत मैं कर भी देता हूं थोड़ा एडजस्टमेंट करके, लेकिन थोड़ा तो क्लीन करवाओ, ऐसा आपको समझाना आना चाहिए। उस टाइम पे आपको एटीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। आप सीधा मैनेजर, नहीं साहब रफ सरफेस हम नहीं करेंगे, तो फिर वो भी ईगोस्टिक बन जाएगा, वो तो घनचक्कर है ही, उसको ऐसा ही समझो, वो तो घनचक्कर है ही, उसको तो कुछ पड़ी नहीं है, उसको तो काम से मतलब है। लेकिन यहाँ पे ऐसे लोग भरे पड़े हैं, तो हम लोगों को ये सब चीज इंप्रूव करना पड़ेगा। हमारा नाम तभी आगे आना चाहिए जब हम प्रॉपर काम करेंगे, क्वालिटी से काम करेंगे। नहीं ऐसा ही होता है साहब, आप देखो इसमें ऐसा प्रॉब्लम होता है, आपको टेक्निकल डाउट समझाना चाहना चाहिए कि साहब ये रफ सरफेस होगा तो उसका ये डिसकंटिन्यूटी का इको ऐसा कचरा बन जाएगा, और डिसकंटिन्यूटी का इको ऐसा बन जाएगा, तो शायद ये भी हो सकता है कि इनिशियल इको के साथ वो मिक्स हो जाए, उसके लिए डिसकंटिन्यूटी मिस हो जाए, आपके मटेरियल के अंदर डिसकंटिन्यूटी होगा, फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा, आपको हमको पता ही नहीं चलेगा ना, हम लोग इसमें कैसे, और एक फजी जैसा महसूस होगा। ओके, बैक सरफेस इको अगर रफ सरफेस है तो बैक सरफेस इको ऐसा मिलना चाहिए था आपको, लेकिन कैसा मिलेगा, ये ऐसा मिलेगा, वो भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सब चीज आपको बहुत समझना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी देखो कुछ कुछ चीज ऐसा होता है कि डिजाइन ऐसा है, तो भी आपको ध्यान रखना है क्या होता है, आपको ये तो पता होना चाहिए ना। सर वहां पे तो डिसकंटिन्यूटी अच्छा सा इको मिल गया, क्या घंटा अच्छा मिल गया, वो तो उसका डिजाइन ऐसा था। तो आपको थोड़ा बहुत ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपका जो रिफ्लेक्शन हुआ है वो उसका प्रॉब्लम है,
सरफेस उसका इरेग्युलर है, उसी की वजह से हुआ। इरेग्युलर मतलब ये मटेरियल का इरेग्युलरिटी नहीं, ये ऐसा जो भी ऐसा है आपका तो भी ऐसा होने का चाहिए। इसके लिए यहां लिखा है अ गुड बैक सरफेस रिफ्लेक्शन। बैक सरफेस रिफ्लेक्शन आपको अच्छा चाहिए। बैक सरफेस रिफ्लेक्शन मतलब ये लास्ट वाला, ये बैक सरफेस रिफ्लेक्शन आपको अच्छा चाहिए तो इंडिकेशन गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द मटेरियल बीइंग टेस्टेड, उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा आना चाहिए। अगर ऐसा सीधा सरफेस होता तो अच्छा सा मस्त चकाचक ही को मिलता, यहां से आया यहां से ऐसा गया सीधा मस्त चकाचक दिखता। लेकिन यहाँ पे बैक सरफेस का इको थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका ये सरफेस जो है बैक सरफेस है वो भी आपका टेढ़ा है, एंगल टाइप का है, तो उसी की वजह से आपको ऐसा मिलेगा। अब बैक गुड बैक सरफेस रिफ्लेक्शन इंडिकेट अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द मटेरियल बीइंग टेस्टेड। अगर गुड रिस्पॉन्स मिलेगा, अगर बैक सरफेस अच्छा होगा तो, अदरवाइज इट इज रिफ्लेक्टेड बैक इट द सरफेस सोर्स सिमिलर टू द लाइट स्ट्राइकिंग एज अ मिरर। अभी मैं ये बोलूं, यहाँ पे मिरर है, ये देख रहे हैं ना आप, ये मिरर। अभी मैं यहाँ पे सीधा ऐसा सीधा लाइट मारेगा तो क्या होगा, मेरी आंखों पे सीधा लाइट आएगा, राइट। सीधा आप किसी के आंखों पे मार रहे हैं लाइट तो सीधा आंखों पे आएगा, राइट। और मतलब रिफ्लेक्शन अच्छा होगा एकदम, जैसा आप सीधा लाइट मार रहे हैं एग्जैक्टली डिग्री में, 0 डिग्री पे मार रहे हैं तो एग्जैक्टली आपको 0 पे रिटर्न आएगा और आपकी आंखें में प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम तो नहीं होगा, मतलब आपको थोड़ा ऐसा महसूस होगा कि रिफ्लेक्शन अच्छा आ रहा है, राइट। अगर वही चीज अगर मैं ऐसा एंगल से मारूं तो, यहां से मारेगा तो ऐसा एंगल में ऐसा दूर पे जाएगा, राइट, तो हमारे ऊपर रिफ्लेक्शन प्रॉपर नहीं होगा। रिफ्लेक्शन प्रॉपर एग्जैक्टली 0 चाहिए, तो आपका सरफेस एकदम 0 होना चाहिए। अगर एग्जैक्टली नहीं मिलेगा तब आपका एंगल होगा तो शायद यहाँ करके ऐसा निकल जाएगा, यहां से आया यहां से आया और यहां से ऐसा गया, समझे। तो ऐसा भी चांसेस होने का चांसेस है। ओके, इफ द सरफेस आर नॉट पैरेलल, पैरेलल नहीं है तो द रिफ्लेक्शन एनर्जी विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ट्रांसड्यूसर सिमिलर टू द लाइट फॉलिंग इन मिरर ऑफ द एंगल। अगर ये जो अभी मैंने एंगल में दिखाया ना आपको मिरर में, है ना, मिरर में दिखाया ना, मोबाइल का टॉर्च भी आप लाइट करोगे तो अगर सीधा मारोगे तो सीधा आपके आंखों पे आएगा, अगर ऐसा एंगल में मारोगे तो थोड़ा आगे चला जाएगा, मतलब रिफ्लेक्शन प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, प्रॉपर होगा लेकिन अलग डायरेक्शन में होगा, तो फिर मेरा ट्रांसड्यूसर यहाँ पे पकड़ पाएगा, यहाँ पे मेरा ट्रांसड्यूसर है, यहाँ पे तो नहीं है, तो यहाँ पे तो पकड़ नहीं पाएगा। इसके लिए बैक सरफेस को आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो आपको अगर प्रॉपर रिस्पॉन्स चाहिए, गुड रिस्पॉन्स चाहिए, तो यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, गुड रिस्पॉन्स चाहिए तो सीधा होना है। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये फर्स्ट इको आपको ऐसा मिल गया, फिर सेकंड इको ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। एक्चुअल कैसा होना चाहिए था, ऐसा मस्त चकाचक होना चाहिए था। अगर ये ऐसा होता, अगर वो ऐसा सीधा एकदम सीधा सरफेस होता तो, ठीक है, ऐसा सीधा सरफेस होता ना तो ऐसा होता, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे एंगल में है, उसी की वजह से आपको खाली इतना ही मिलेगा, ये फर्स्ट इनिशियल इको मिलेगा, फिर आपको ऐसा करके ऐसा निकल जाएगा। समझे आप, समझे कि ऊपर से गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, कुछ कुछ डिजाइन ही ऐसा होता है तो आप कंफ्यूज होने का चांस है, तो कंफ्यूज नहीं होने का, उसको फॉल्स इंडिकेशन बोलेंगे, कंफ्यूज नहीं होने का है भाई। अगर समझो मेरा ऐसा ऐसा एक मटेरियल है, ऐसा सीधा, ठीक है, यहाँ पे बीच में एक हॉल है, तो हॉल है उसको तो हम नाबूद नहीं कर सकते ना, वो तो है भाई, कीवेज के लिए रखा गया है, कुछ रीजन के लिए रखा गया है, उसका डिजाइन ही ऐसा है। तो भाई यहाँ पे लिखा है अ फिजिकल शेप और कंटूर ऑफ द पार्ट मस्ट बी कंसिडर व्हेन अटेम्प्टिंग द डिस्कन डिसर्न व्हेनेवर अ डिसकंटिन्यूटी इंडिकेशन इन रियल और फॉल्स। आपको ये पता होना चाहिए, ये डिसकंटिन्यूटी एज ए एनडीटी टेक्नीशियन आपको ये नहीं पता है ना तो बहुत कंफ्यूजन जन है, साहब यहाँ पे तो क्रैक है या तो कुछ डिसकंटिन्यूटी, पोरोसिटी पकड़ लिया मैंने, क्या घंटा पकड़ लिया। जब यहाँ पे आप एक्सकेवेशन करोगे, खोदना स्टार्ट करोगे, ग्राइंडिंग करोगे तो पता चलेगा यहाँ पे तो पहले से वॉल था। तो डिजाइन आपको पता होना चाहिए, इसके लिए बोलते हैं ना जो एनडीटी टेक्नीशियन है ना वो बहुत नॉलेजेबल होना चाहिए। एनडीटी टेक्नीशियन है ना वो यूटी मशीन तो चलाते आना ही चाहिए, थोड़ा बहुत ड्राइंग भी देख लेना चाहिए। आजकल मल्टी मल्टी इंजीनियर का मार्केट है, मल्टी एडवांस एनडीटी का मार्केट है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे पोरोसिटी था साहब मिल गया मुझे और आप खोद दिया और खोदा तो पता चला यहाँ पे तो पहले से ही वो एज ए बाय डिफॉल्ट डिजाइन ही ऐसा है उसका, तब क्या आप भरेंगे, कितना लॉस हो जाएगा, बहुत सारा लॉस हो जाएगा भाई। ओके, अभी ये हो गया यहाँ पे आपको बैक सरफेस जो है, यहाँ पे ऐसा करके शायद ऐसा भी आए या फिर ऐसा करके ऐसा जाए, जो भी है जैसा भी जाए वो अंदर जाएगा, लेकिन ये डिजाइन ऐसा है इसके लिए। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे ऐसा आया ऐसा आया ऐसा आया,
यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, तो इसका सरफेस यहाँ पे ऐसा है, तो ये भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन आपको समझना है फॉल्स इंडिकेशन है, ये कोई सही इंडिकेशन नहीं है, ये कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ये आपको समझना है। यहाँ पे समझो ऐसा कोई है चीज, तो यहाँ पे बीम स्प्रेड हुआ, बीम स्प्रेड की वजह से भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको प्रॉपरली समझना पड़ेगा ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें ना, एग्जांपल ऑफ द साउंड पाथ लीडिंग द स्पूरियस इंडिकेशन, स्पूरियस इंडिकेशन, ठीक है, ये सब चीज अभी बीम स्प्रेड का थ्योरी है। थोड़ा बहुत बीम स्प्रेड में क्या लोचा होता है, इट इज द टेस्टिंग लॉन्ग स्पेसिमेन। अगर आप लॉन्ग स्पेसिमेन जैसे कि शाफ्ट है, वैसा आप उसका स्पेसिमेन का यूटी कर रहे, यूटी का कितना थिकनेस लिमिट है, कोई बोल सकता है? यूटी कितने, एमटी कितने थिकनेस में हम कर सकते हैं? मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट चैट बॉक्स में कोई डाल सकता है प्लीज, कितना लिमिट तक हम लोग मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट कर सकते हैं? कोई बोल सकता है चैट बॉक्स में, या ऑफलाइन वाले भी चलेगा? ऑफलाइन वाले कोई बोल सकता है? आपने तो एमटी किया है यहाँ पे बैठ के ही, भूल गए? 6.35 mm तक ही मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उससे और डेप्थ में जाओगे तो आप नहीं कर सकते हैं, और डेप्थ में आप मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर डीपीटी ओपन टू द सरफेस होगा, ओपन टू द सरफेस होगा, वही डिसकंटिन्यूटी फाइंड आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। डीपीटी, आरटी तो थिकनेस में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपको लेमिनेशन नहीं चेक करके देगा, लेमिनेशन जो है वो आपको पता नहीं चलेगा उसमें, ठीक है, राइट और रॉन्ग? तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। वैसे भी ये मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट का भी एक कांड है, कांड ये है कि बीम स्प्रेड होता है, आपको कंफ्यूजन बहुत जनरेट होता है। वैसे मुझे ये बोलो, अभी हम लोग वहां नहीं थे, हम लोग यूटी कितने थिकनेस पे कर सकते हैं, तो बोल सकता है? उसका कोई लिमिट नहीं है। आपका मैं जो अभी कल मशीन दिखाया ना, वो मशीन में क्या था, 5000 mm, मतलब 5 मीटर तक आप यूटी का, वो डिपेंड ऑन मटेरियल, सॉरी आपका मशीन जो है उसका कैपेसिटी, बाकी उसका कोई लिमिट नहीं है। मटेरियल थिकनेस आप कितने भी थिकनेस में कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर मटेरियल, आप कितना वाइब्रेशन, आप कितना एनर्जी से ट्रांसमिट कर रहे हो उसके ऊपर, बाकी इसका कोई थिकनेस लिमिट नहीं है। किसी ने अच्छा भी लिखा, देखो, वेरी गुड, खान सर ने लिखा है, वेरी गुड, शैफुद्दीन सर ने भी लिखा, प्रकाश मिश्रा सर ने, ओके वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया है, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो मेरे भाई ये सब चीज आपको समझना है, यूटी का कोई थिकनेस लिमिट नहीं है, एमपीटी का 6.35 तक, वो भी अप्रोक्स, शायद ऐसा भी हो सकता है कि 6 mm तक भी आप ना पकड़ पाए, ऐसा भी हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा हमने तो कांड कर दिया, हमने तो पता कर दिया, चलो 10 मीटर का मेरा एक जॉब है, या 5 मीटर का है, 3 मीटर का जॉब है, उसका पूरा का पूरा भरा हुआ है, मतलब पूरा पूरा फोर्जिंग है, उसका मैं यूटी करने बैठा हूं। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रांसड्यूसर लगा दिया, अभी मैं यहाँ से स्प्रेड करेगा, यहाँ से मेरा ए जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे रिटर्न आएगा। एक्चुअली यहाँ पे आना, देखो कितना डिस्टेंस काट लिया उसने, राइट और रॉन्ग? यहाँ से गया, यहाँ से ऐसे गया, फिर यहाँ पे फिर ऐसा एंगल प्रोब, फिर दूसरी बात यहाँ पे समझो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि यहाँ से जाने के बाद ऐसा भी हो सकता है, शेयर वेव भी बन जाएगा, शेयर वेव आगे पीछे ऐसा 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 चलता रहेगा, फिर ऐसे ऐसे रिटर्न आएगा, तो लग जाएगी, ऐसा भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे ये सब चीज हमको समझना जरूरी है। इफ द टेस्ट इज लॉन्ग स्पेसिमेन, रिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रेडिंग बीम कैन प्रोड्यूस द फॉल्स इंडिकेशन, आपको फॉल्स इंडिकेशन होने का चांसेस है, ठीक है। ऑन द सीआरटी स्क्रीन इन शोन बिलो, तो यहाँ पे देखो ये सीआरटी स्क्रीन है, ठीक है, ये सीआरटी स्क्रीन है। पहला आपको इको बराबर मिला, लेकिन ये फर्स्ट बैकवॉल मिला, फिर ऐसा घन चक्कर जैसे बहुत सारे इको मिले आपको। तो ये सब चीज क्या है, ये सब चीज आपका ये बीम स्प्रेड अंदर हुआ है उसका है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अरे यार ये क्या हो गया, क्या कुछ नहीं हुआ है, ये जस्ट फर्स्ट बैकवॉल इको है, उसके पीछे से छोटे छोटे बहुत सारे इको आए हैं, वो एक रिफ्लेक्शन के है, रिफ्लेक्शन के या तो स्प्रेड के बोल सकते हैं, बीम स्प्रेड हुआ है, ठीक है। वो बीम स्प्रेड का थ्योरी आएगा तो मैं अभी आपको समझाएगा, ओके। तो इसके बारे में, तो shear wave may be generated with reflect and slip angle and opposite side where the mode conversion in takes place। mode conversion हमने चैप्टर नंबर 4 में सीखा, 4 टाइप के हैं, कितने, 4 टाइप के वेव है। पहला लॉन्जिट्यूडनल वेव, नॉर्मल प्रोब, एंगल प्रोब में shear वेव, उसके बाद
सरफेस वेव और प्लेट वेव या लैम्बो, जो भी बोलो आप, समझे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव वेव, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया चैप्टर नंबर 4 में। तो ये मुझे इसमें चैप्टर नंबर यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि वो सब चीज हुआ। तो लॉन्ग समझो, यहाँ से गया तो यहाँ पे ऐसा ऐसा भी होने का चांसेस है। तो ये आपको समझना जरूरी है। खली बली हमें तो however this type of false signal will appear on the right side of the first back वाली को। तो यहाँ पे false indication आपको दिखाएगा। ओके अभी ग्रेन स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ अच्छे अच्छे ग्रेन होते हैं, ठीक है। स्टेनलेस स्टील में अच्छे फाइन ग्रेन है तो उसमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा। लेकिन वही कास्टिंग का हो गया तो कास्टिंग में थोड़ा ग्रेन स्ट्रक्चर देखो। ये मैं स्टेनलेस स्टील का एक छोटा सा दिखाता हूं तो आपको कंफ्यूजन ना हो। एकदम मस्त चकाचक ऐसे बैठा होगा, ठीक है, ऐसा। ये स्टेनलेस स्टील का एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं, फिर ऐसा नहीं समझने का ये स्टेनलेस स्टील है। अभी वही एक चीज कास्टिंग का दिखा रहा हूं। छोटा मोटा उसका कोई ढंग धड़ा ही नहीं, उसको फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर नहीं, कचरा ग्रेन स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होगा मेरे भाई। यहाँ पे मैं एनर्जी ट्रांसफर करेगा तो ये इसको मारेगा, ये इसको मारेगा, ये इसको मारेगा, ये इसको मारेगा, फिर यहाँ से ऐसा आएगा, ऐसे ऐसे वेव करके यहाँ से ऐसा रिटर्न वेव आएगा, एकदम अच्छे से पैटर्न से मिलेगा हमको। लेकिन यहाँ पे ये शायद इसको मारे, ये शायद इसको मारे, ये शायद इसको मारे, या फिर इसको मारे, यार ऐसे वो ऐसे ऐसा क्रॉस में ऐसा करके क्रॉस में आएगा, राइट। तो ये कंफ्यूजन होगा। इसी की वजह से लिखा है ग्रेन स्ट्रक्चर हैज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द acoustic property of the material. The steel forging generally fine grain structure and have a low डैम्पिंग इफेक्ट ऑन द साउंड बीइंग। मतलब वहां पे जब फ्लक्चुएशन बहुत कम होगा, देखो यहाँ पे मस्त चकाचक है, फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर है तो अच्छे से मिला। लेकिन ये फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर नहीं है, देखो ऐसा कचरा चीज मिला आपको, राइट और रॉन्ग। समझे भी बात, ऊपर से गया भाई। तो इसके लिए यहाँ पे लिखा है कि however the casting generally have a porous grain structure। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया था ना एक कास्टिंग का, ऐसा ऐसा यहाँ पे शायद ऐसा ऐसा, ये कोरस ग्रेन स्ट्रक्चर है। ये जगह पे थोड़ा छोटा रहेगा, एक कोरस ग्रेन स्ट्रक्चर है, वहां पे कोई ढंग धड़ा नहीं है, उसका वाइब्रेशन ट्रांसफर होगा तो अच्छे से होगा, राइट। तो उसी की वजह से आपको ये सब चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि भाई कोरस ग्रेन स्ट्रक्चर है। मुझे ये बोलो, यहाँ पे एक मटेरियल है, यहाँ पे ऐसा एक क्रैक है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं प्रोब रखता हूँ पोजीशन ए में। तो पोजीशन ए में क्या होगा, पूरा का पूरा साउंड रिटर्न आएगा। तो पहला आपको पोजीशन में फर्स्ट इको आपको ऐसा मिलेगा, ये डिसकंटिन्यूटी पूरा का पूरा रिटर्न आया, इसके लिए इससे अच्छा मिलेगा। और थर्ड बैकवेल इको है तो थर्ड इको ऐसा मिलेगा, राइट। तो ऐसा हमको इसके बीच में ये जो है डिसकंटिन्यूटी है वो हमको पता चला। लेकिन अगर बी पोजीशन में मैं देखूं तो बी पोजीशन में भी अच्छा थोड़ा बहुत होगा, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा अच्छा सा ऐसा मिलेगा, ये भी थोड़ा अच्छा मिलेगा। लेकिन सी पोजीशन है वो तो यहाँ पे ऐसा पैरेलल जैसा हो गया है, इसके लिए शायद डिसकंटिन्यूटी का आपको इको दिखे ही ना। ऐसा भी हो सकता है ना। अगर यही चीज को मैं ऐसे समझाऊं कि यहाँ पे ऐसा कोई एक मटेरियल है, यहाँ पे मैं सी पोजीशन में लगाता हूं ऐसा, तो यहाँ पे ऐसा करके यहाँ शायद ऐसा करके ऐसा रिटर्न हो जाए तो शायद आपको दिखे ही नहीं डिसकंटिन्यूटी, राइट और रॉन्ग। ये डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ पे मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ ना ऐसा डिसकंटिन्यूटी है। तो ए पोजीशन है वहां पे ऐसा आपको सीआरटी स्क्रीन मिलेगा, बी पोजीशन है वहां पे ऐसा मिलेगा, और सी पोजीशन है वो जैसा मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसा कंफ्यूज होते हैं, यार ये हमको समझ में ही नहीं आता, ई को कैसे दिखाता है, क्या करता है, समझ में नहीं आता। तो याद रखो यहाँ पे बहुत सारा रेज रिटर्न भी आता है, बहुत सारा फ्लो होता है, और जितना फ्लो हुआ उसमें से शायद आधा तो रिटर्न आएगा। तो इसी की वजह से ये अच्छा सा दिखेगा। और यहाँ पे बी पोजीशन में थोड़ा कम आएगा, इसके लिए थोड़ा छोटा दिखेगा। और ये पोजीशन में तो समझो यहाँ से मैंने 100 लोगों को यहाँ से घुसाया, 100 रेज को, 100 रेज को, रेज तो गिनना नहीं है, मैं तो एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं। यहाँ पे मेरा स्पेसिमेन है और ये ऐसा डिसकंटिन्यूटी है, ये 100 मैंने यहाँ पे रेज को अंदर घुसाया तो शायद 2-3 ही में रिटर्न आएंगे, राइट। उसको टकरा के 2-3 ही रिटर्न आएंगे ना, उसी की वजह से शायद यहाँ पे दिखे भी या ना भी दिखे, ऐसा भी हो सकता है। यही चीज एक के अंदर मैं दिखाऊं तो यहाँ से मैं, ये मेरा ट्रांसड्यूसर है ऐसा, यहाँ से मैं 100 रेज को ऐसा घुसाता हूं ऊपर से, 100 नॉच रेज को एग्जांपल के तौर पे समझा रहा, 100 ऐसा होता नहीं है, ठीक है, 100 ऐसा होता नहीं है, एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं। और ऐसा आया तो शायद आपको सबसे ज्यादा रेज रिटर्न आए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है ना, सबसे ज्यादा रेज रिटर्न आए। उसी की वजह से यहाँ पे एक अच्छा सा इंडिकेशन मिलेगा। नया कोई रॉकेट नहीं है भाई इसमें, एकदम सिंपल सी बात है।
इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है when the discontinuity is non normal 90 degree the incident wave reflection wave will be at angle and the shown below the result of the reduction of the amplitude discontinuity in display in CRT screen। तो अलग अलग CRT स्क्रीन पे अलग अलग पोजीशन का दिखाया गया है। पोजीशन ए there is a sharp discontinuity indication and little back surface। देखो यहाँ पे फिर बैक सरफेस भी लिटल है, यहाँ पे बैक सरफेस देखो ज्यादा है, क्यों? क्योंकि यहां से जाएगा तो बहुत ज्यादा रिटर्न आएगा ना, यहाँ से एकदम सरफेस जमीन से मतलब एंड सरफेस से तो ज्यादा रिटर्न आएगा। तो इसका बैक सरफेस इको है वो थोड़ा मोटा रहेगा, इसका बैक सरफेस इको है वो छोटा रहेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारा डिस्कंटिन्यूटी यहाँ था और बहुत सारे रेज वहां पे ही सोख गए हैं। राइट और रॉन्ग? तो उसी की वजह से ये जो बैक सरफेस है वो थोड़ा छोटा मिलेगा आपको ए में, पोजीशन ए में। वही पोजीशन सी में आपको बैक सरफेस ई को थोड़ा बड़ा रहेगा। तो इसका हाइट देखो ये बड़ा है ना, इसका हाइट छोटा है भाई। समझ में आया कि ऊपर से गया? घंटा समझ में आया? समझ में नहीं आया? उसको नहीं समझ में आया? नहीं आया ना? नहीं आया ना? समझ में आया? फिर से भाई नया कोई रॉकेट नहीं है, ये पोजीशन में ये डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। यहां से 100 रेज गए, कितने गए? 100 रेज गए, उसमें से 95 रेज रिटर्न आए। क्यों? क्योंकि ये बीच में आ गया, बीच में आ गया, इसके लिए 95 गए, मतलब अच्छा सा इको मिला आपको। ये डिसकंटिन्यूटी जो है आपको बीच में अच्छा सा मिला। वही चीज बी में 900 रेज गए, ठीक है, यहाँ पे 95 रिटर्न आए, यहाँ पे 80 ही रिटर्न आए, ठीक है। वो थोड़ा एंगल में है ना डिसकंटिन्यूटी, तो शायद थोड़ा कम आया, इसके लिए थोड़ा उसका हाइट कम हो गया। लेकिन वही चीज सी के अंदर, सी में से 100 रेज यहाँ पे गए, कितने गए? 100, उसमें से 3 या 4 ही इको रिटर्न आए, क्योंकि ये पैरेलल है ना। मैं डिसकंटिन्यूटी के पहले डिस्कस कर रहा हूं, डिसकंटिन्यूटी में 2, 3 से 4 ही रेज रिटर्न आए, तो इसी की वजह से देखो एकदम छोटा सा मिला। वही चीज अगर मैं ये बोलूं कि 100 रेज यहाँ पे ए पोजीशन में गए, तो ए पोजीशन में पे आपको बैक इको जो है एकदम लास्ट इको, मतलब यहाँ से रिटर्न आने का चांसेस कम है ना, क्योंकि बीच में ये भाई साहब डिसकंटिन्यूटी है, मतलब बहुत कम आएगा, इसके लिए उसका इको थोड़ा छोटा मिला। वही अगर बी में थोड़ा ज्यादा मिला, क्योंकि ज्यादा मिलेगा। ए में कितना होगा? यहां से ऐसा 100 रेज गए, एक सॉरी सी के अंदर 100 रेज गए, लेकिन बहुत सारा ऐसा बैक सरफेस होगा ना, और बहुत कम ही यहाँ पे, तो इसी की वजह से लास्ट इको आपको थोड़ा बड़ा मिलेगा, क्योंकि ज्यादा बैक सरफेस ज्यादा हुआ है ना यहाँ पे। समझे कि नहीं समझे भाई? ऑनलाइन वाले को समझ में आया कि वापस समझाऊं, वरना मुझे आगे बढ़ना है भाई। समझ में आया ये इको कैसे बिहेव करता है, उसके बारे में? इको कैसे बिहेव करता है समझ में आया? पहला इको क्यों ऐसा हुआ, दूसरा इको क्यों ऐसा हुआ, ये डिसकंटिन्यूटी है ऐसा। तो जैसा एंगल आप रखेंगे उसके हिसाब से, आपका प्रोब का जैसा एंगल रखेंगे उसके हिसाब से आपको इको मिलेगा। कितना बैक मिल रहा है, अगर ज्यादा सरफेस डिसकंटिन्यूटी के ऊपर जा रहा है तो डिसकंटिन्यूटी अच्छा सा दिखेगा, अगर एक दो ही रेज पड़ रहे हैं और एक ही दो रिटर्न आ रहे हैं तो फिर छोटा मिलेगा। ऐसा है, नया कोई रॉकेट नहीं है। ओके चलो खान साहब ने बोल दिया है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। Okay, the basic techniques are used in locating the evaluating angular flow। तो क्या देखो दो टाइप्स के टेक्निक्स है, एक कॉन्टेक्स्ट टेक्निक्स, एक इमर्सन टेक्निक्स, ठीक है। वो तो उसके बारे में डेप्थ में आएगा तो मैं समझ आएगा, लेकिन ये भाई पुराना जमाने का थोड़ा टेक्निक्स है, मैं समझा देता हूं। देखो पहली बात कि भाई आपको एंगल प्रोब जो है शेयर वेव है, मैंने चैप्टर नंबर 4 समझाया, उसमें समझाया था कि शेयर वेव किस में ट्रैवल नहीं करता है? लिक्विड में ट्रैवल नहीं करता है भाई, करता है? लिक्विड में ट्रैवल नहीं करता है। तो फिर आप यहां पे ऐसा सोचोगे कि ये एंगल प्रोब में मैं नॉर्मल प्रोब को ही मुझे यहां पे यूज करना पड़ेगा, राइट? नॉर्मल प्रोब में लॉन्जिट्यूडिनल वेव है, एंगल प्रोब में कौन सा है? शेयर वेव है। तो शेयर वेव क्या करता है? वो लिक्विड में ट्रैवल नहीं करता है। इसी की वजह से हम लोगों को समझो ये टेस्ट स्पेसिमेन को चेक करना है तो मेरे भाई उसको ऐसा ऐसा घुमाता, जैसा एंगल चाहिए वैसा आपको अंदर ही ऐसा हाथ से करना पड़ेगा। पानी के अंदर आप जब हाथ लेके जाएंगे तो आपको उसके हिसाब से एंगल थोड़ा बहुत घुमाना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? क्यों हम लोग वहां पे एंगल प्रोब नहीं यूज कर सकते हैं? एंगल प्रोब यहां पे क्यों यूज नहीं कर सकते, कोई बोल सकता है? एंगल प्रोब क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? नहीं, गलत समझे।
शेयर एंगल प्रोब में कौन सा वेव्स होता है? चार टाइप्स के वेव्स हमने डिस्कस किया चैप्टर नंबर 4 में, कि शेयर वेव, लॉन्जिट्यूडनल वेव, शेयर वेव, सरफेस वेव और प्लेट वेव, राइट। ये चार टाइप के हैं। लॉन्जिट्यूडनल वेव कहाँ यूज होता है? नॉर्मल प्रोब में ही यूज होता है। शेयर वेव किस में यूज होता है? एंगल प्रोब में यूज होता है। तो यहाँ पे पानी है, पानी तो लिक्विड है ना, ये पानी है, ये पूरा पानी है, राइट। ये पानी क्या है? लिक्विड है, वाटर है। ये वाटर क्या है? लिक्विड है। वाटर तो लिक्विड ही है ना, तो लिक्विड के अंदर शेयर वेव पास होगा? नहीं होगा, हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, नॉर्मल प्रोब ही आपको यूज करना पड़ेगा, या तो वेज यूज करके नॉर्मल प्रोब यूज करेंगे तो लॉन्जिट्यूड ही इसमें आपको घुसाना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे नॉर्मल प्रोब अगर यूज करना है तो आप हाथ से उसका थोड़ा एंगल वगैरह चेंज कर दो, या तो बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं, ऊपर से थोड़ा इतना करोगे तो 45 डिग्री ही रहेगा, और आगे पीछे घुमा दो, तो ऐसा आप कर सकते हैं। ओके, अभी नॉर्मल प्रोब में आपको यूज करता हूं, ये एक कोई नॉर्मल कंडीशन है उसमें चेक करना है। तो पहले के जमाने में, पुराना टाइम में ऐसा प्लास्टिक वेज आता था, प्लास्टिक वेज, मतलब उसमें घुसा दो और करो। लेकिन आजकल ये कोई यूज नहीं करता है। आजकल क्या मार्केट में आ गया है? एंगल प्रोब, 45 डिग्री, 70 डिग्री, 65 डिग्री, जो भी आपको चाहिए। अभी आप बोलेंगे अरे यार 65 डिग्री क्यों बोला, 65 डिग्री तो आता ही नहीं। भाई आप बनवा लो ना, क्यों नहीं बनवा सकते हो? आप बनवा सकते हो, आपको स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो आप बनवा लो, इसमें नया रॉकेट नहीं है। लेकिन मार्केट में कितना अवेलेबल है? 45 डिग्री वाला, 60 डिग्री वाला, 70 डिग्री वाला, इतने सारे मार्केट में जनरली हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, राइट और रॉन्ग? भाई जागते रहो, हाँ जागते रहो। तो इसके लिए कॉन्टेक्ट टेस्टिंग और इमर्सन टेस्टिंग के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अभी हम बात करते हैं बीम स्प्रेड की। अभी मुझे ये बोलो कि बीम स्प्रेड है वो बहुत घनचक्कर चीज है। बीम स्प्रेड एक तो होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी हो रहा है। नॉर्मल प्रॉप से जैसे ही हम लोग यहाँ पे नॉर्मल प्रॉप डाल रहे हैं, तो इसमें से ऐसे भी जाएगा ना, ऐसे भी जाएगा, ऐसा भी जाएगा, ऐसा बहुत सारे जाएंगे ना, कि नहीं जाएंगे? ऐसा जाएंगे ना। तो हम लोगों को अगर ऐसे जाएगा तो शायद उसका रिस्पॉन्स भी कचरा जैसा आएगा, तो हम लोगों को फजी महसूस होगा। इसी की वजह से हम लोग अभी बीम स्प्रेड का डिस्कस करते हैं। देखो, जनरली ये मेरा प्रॉब है, ठीक है, एक यहाँ पे, ये सॉरी प्रॉब नहीं है, ये मेरा एक स्पेसिमेन है। क्या है ये? टेस्ट स्पेसिमेन। ये है टेस्ट स्पेसिमेन, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं एक नॉर्मल प्रॉप घुसा रहा हूं, ठीक है। इसमें से एक बीच में से भी रे आएगा, एक यहां से भी रे जाएगा, एक यहां से भी रे जाएगा। तो इसको मैं क्या बोलता हूं? थीटा। इस वो भी थीटा ही होगा, दोनों थीटा ही होगा, ठीक है। ये क्या है? ट्रांसड्यूसर। ये है डायामीटर, उसका क्या है? डायामीटर, ठीक है, ये डायामीटर है। तो भाई रूल्स ऐसा है कि ये थीटा हमको फाइंड करना है। तो थीटा कैसे फाइंड करेंगे? तो सिंपल सा रूल्स है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा डिवाइड बाई डी। ऐसा एक रूल्स है, ठीक है। वो रूल्स आप फॉलो करेंगे तो आपको पूरा का पूरा आइडिया आ जाएगा थीटा क्या है। अब अभी मैं ये बोलूं लैम्बडा इज इक्वल टू वी बाई एफ, ये भी एक रूल्स है। तो ये भी आप कर सकते हैं, इसका भी आप यूज करके कर सकते हैं काम, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, दो अलग अलग एग्जांपल देता हूं, तो आप थोड़ा देख लीजिए आपको कैसे कैलकुलेट करना है। बीम स्प्रेड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बीम स्प्रेड अगर समझ लिया तो बहुत सारा माइंड आपका क्लियर हो जाएगा। लेवल 3 के एग्जाम में जाएंगे ना तो आपको इसका पूछा जाएगा। तो शायद यहाँ पे है, मैं ड्रॉ किया है पहले से ही, मैं थोड़ा लिख के रखा है। देखो भाई जल्दी जल्दी में मैं यूट्यूब में मेरे को डालना है, इसके लिए मैं जल्दी जल्दी में इसको ऐसा नहीं समझा सकता, इसके लिए मेरे ही लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। देख लो ये डी है, ठीक है, यहाँ पे डी मैंने ड्रॉ किया है। यहाँ पे बीम स्प्रेड है साइन थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा बाई डी। और लैम्बडा क्या है? लैम्बडा है वो वेवलेंथ है, डी है वो डायमीटर। डायमीटर किसका? ट्रांसड्यूसर का डायमीटर। और यहाँ पे जो थीटा है वो हाफ एंगल है। अगर पूरा थीटा चाहिए तो आपको 2 इंटू थीटा कर देना है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। ये थोड़ा आप अभी भूल जाइए आंसर, ठीक है, ये आंसर थोड़ा भूल जाइए। अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक बार मैं डायमीटर d इज इक्वल टू 10 mm लेता हूं और फ्रीक्वेंसी 4 मेगाहर्ट्ज लेता हूं।
ठीक है, एक बार मैं डायमीटर 24 mm लेता हूं और फिर भी फ्रीक्वेंसी में 4 ही मेगाहर्ट्ज लेता हूं, इसमें मैं खाली डायमीटर चेंज कर रहा हूं। और तीसरा एग्जांपल लेता हूं, उसमें भी मैं डायमीटर सेम रखता हूं, लेकिन फ्रीक्वेंसी दोनों का 2-2 मेगाहर्ट्ज कर देता हूं। तो सबका थीटा फाइंड करो तो कैसा मिलेगा? साइंटिफिक कैलसी है भाई, सिंपल सा है, नया कोई रॉकेट नहीं है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा बाई डी। और ये स्टील का है, मैं स्टील का डिस्कस कर रहा हूं, ये है स्टील का मटेरियल है। स्टील में कितना होता है वेलोसिटी? नॉर्मल प्रोप का वेलोसिटी क्या है स्टील का? 5920 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो v इतना लो, तो आपको v मिल गया। फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पे दिया है 4-4-2-2 ऐसा दिया है। पहला ये ले लेने का, ठीक है, पहला आप ये कैलकुलेट करो, फिर आप ये कैलकुलेट करो, फिर आप ये कैलकुलेट करो, फिर आप ये कैलकुलेट करो, तो आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, मैं कैलकुलेट करता हूं पहले का आंसर सीधा। ऐसा है तो कुछ लोग तो सीधा कैलकुलेटर ही मारते हैं, तो सीधा कैलकुलेटर मार सकते हैं। लैम्बडा ऊपर गया तो v डिवाइड बाई एफ, तो v हमारा 5920 इस डिवाइड बाई एफ मतलब 4 है, तो 5920 डिवाइड बाई 4, तो आ गया 1480। 1480 ये लैम्बडा हो गया, डिवाइड बाई डी, तो डी मैंने 10 mm लिया है, डिवाइड बाई डी 10 mm कर दिया, तो इतना आया। उसके बाद इंटू 1.22 कर दो, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स का साइंटिफिक कैलसी है ना, वो करो, तो आपको थीटा मिलेगा 10.36। तो थीटा आपको मिला 10.36 मिला। ठीक है, तो पहला आपको आंसर मिला 10.36। ऐसे ही सब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा ये। अभी हम लोग कंक्लूजन पे जाते हैं। कंक्लूजन क्या है इसका भाई? तो इसका मतलब ये हुआ, बीम स्प्रेड में अगर मेरा थीटा बढ़ता है, देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थीटा और डी डायमीटर, देखो डायमीटर 10 था और फ्रीक्वेंसी सेम रखा, डायमीटर 24 था, फ्रीक्वेंसी 4 रखा। एक में आंसर आया थीटा इज इक्वल टू 10.36, एक में आंसर आया थीटा इज इक्वल टू 4.30। राइट, अभी देखो ये दोनों में से थीटा कौन बड़ा है? कौन सा थीटा बड़ा है? मतलब एंगल किसका बड़ा है? ये 10 वाले का एंगल बड़ा है, बराबर। इसका मतलब ये हुआ अगर डायमीटर छोटा है तो थीटा बढ़ेगा, डायमीटर छोटा, डायमीटर डिक्रीज होगा तो थीटा बढ़ेगा। ये मैं समझा रहा हूं, डायमीटर छोटा तो आपका थीटा बढ़ेगा। राइट और रॉन्ग? ठीक है, ओके। तो अभी देखो थीटा यहाँ पे दोनों का मैं कंक्लूजन करता हूं। यहाँ पे डायमीटर बढ़ गया, देखो 24 हो गया, तो डायमीटर बढ़ा तो आपका थीटा कम हुआ, तो यहाँ पे थीटा 4.30 ही हो गया। देखा, तो यहाँ पे कंक्लूजन पे ये भी आते हैं कि जैसे जैसे डायमीटर बढ़ेगा वैसे थीटा कम होता जाएगा, मतलब बीम स्प्रेड कम होगा। मतलब आपका ट्रांसड्यूसर का डायमीटर जो है वो जितना बड़ा होगा उतना आपका बीम स्प्रेड कम होगा। राइट और रॉन्ग? और जितना थीटा कम होगा उतना आपका बीम स्प्रेड ज्यादा होगा। राइट, ओके। अभी दूसरा कंक्लूजन पे जाते हैं। अभी देखो इसमें फ्रीक्वेंसी पहले दोनों में 4 लिया, दोनों में 2 लिया, तो 4 जब फ्रीक्वेंसी लिया तब थीटा उसका अलग लगाया। देखो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 2 लिया तो यहाँ पे 21 आया, यहाँ पे 10 आया। सेम सब चीज, डायमीटर 10 लिया, डायमीटर 10 लिया, फ्रीक्वेंसी 4 एक में लिया, एक में फ्रीक्वेंसी 2 लिया, खाली यही चेंज किया एक चीज में। राइट, तो यहाँ पे देखो थीटा इसमें कम हो गया, यहाँ पे थीटा बढ़ गया। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो डायमीटर कम होता है, इसका मतलब ये भी होता है। राइट, अगर सेम डायमीटर पे अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, फ्रीक्वेंसी हाई कर देते हैं, तो डायमीटर आपका कम हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम लोग फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे ही फ्रीक्वेंसी कम होगा डायमीटर बढ़ जाएगा। ये सब चीज क्यों समझना जरूरी है? आपको तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा जब लेवल 3 के एग्जाम में बैठोगे ना, कुल्ला टिकाओगे ना, तब आपको बहुत प्रॉब्लम होगा कि आपको सीधा ऐसा बोल जाएगा कि मैं ट्रांसड्यूसर का डायमीटर बढ़ाता हूं तो थीटा मेरा डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, कैसे आप डिसाइड कर? तो यहाँ पे फट से आपको कैलकुलेटर मारना है, आपके पास ऐसा टाइम नहीं होगा। ओ डायमीटर बढ़ता है तो ऐसा सोचने का नहीं, सीधा याद, ये फंडा याद रखो, डायमीटर बढ़ा थीटा कम होगा, डायमीटर कम होगा थीटा बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो डायमीटर कम होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा तो डायमीटर बढ़ेगा।
ये फंडा एक कंक्लूजन है, यहाँ पे एक कंक्लूजन अगर समझ लिया तो आपको ज्यादा कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, नियर जोन और फार जोन का भी डिस्कस आएगा, वो चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे इतना ज्यादा अभी हम लोगों को जाना नहीं, मुझे जल्दी फिनिश करना है चैप्टर, अभी फिनिश ही हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पीपीटी में भी यही चिपका दिया है, ठीक है, अभी मैंने ड्रॉ किया है और पीपीटी में ये मैं चिपका दिया है, तो पीपीटी आपको मैं जो आपका हमारा जो व्हाट्सअप जो है वहां पे शेयर कर देगा। तो यहाँ पे चैप्टर क्लोज होता है। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ आप सब लोगों को इसका इंफॉर्मेशन प्रॉपर मिला होगा और आने वाले टाइम में आप इसका प्रॉपरली यूज करेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है।